हेलो दोस्तों, कैसे हैं। रेलवे स्टेशन चैनल में आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम एक ख़ास इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। जितने भी बच्चे हैं वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और यह इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यह जो मैं इन्फॉर्मेशन है यह यूपी होम गार्ड के विषय में बात करने वाला हूं। तो जितने भी बच्चे अगर नहीं फॉर्म को डाले अप्लाई किए हैं, ये ज़िले वाइज वैकेंसी है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें मैक्सिमम सैलरी आप लोगों को 30,000 मिलने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ कुछ नहीं तहाँ इसके लिए बहुत है। ठीक है, 8 घंटे की जॉब के लिए अगर आपको 30,000 रुपये मिल रहा है, और बाकी अगर अदर बेनिफिट्स जो है मैं इसमें बताने वाला हूँ कैसे आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से निकाला गया है सूचना। उत्तर प्रदेश के लिए होमगार्ड्स पदों पर इनरोलमेंट 2025 का है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट से लेके सिलेबस तक हम बात करेंगे, क्वालिफिकेशन तक बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर फॉर्म नहीं अप्लाई किया, वेरी रिगार्डिंग से यह फुल नोटिफिकेशन देख करके उस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति को होम गार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के समस्त जनपदों में होमगार्ड के कुल 41,424 रिक्त पदों पर इनरोलमेंट करने हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनते रहिएगा। देखिए, इसमें बताया गया है वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर, उपस्थिति यानी प्रेजेंटी होने पर 600 रुपये आप लोगों को डेली मिलने वाले हैं। ठीक है, तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता भी इसमें जुड़ेगा। जिस हिसाब से आपका सैलरी इंक्रीमेंट अगर बढ़ता है, महंगाई भत्ता जो एचआरए होता है टीएडीए लगा करके, वह आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें सभी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को आज क्लियर ही कर दूंगा। ठीक है, काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर क्या है होमगार्ड की वैकेंसी को लेकर के, मैं उसके रिगार्डिंग यह इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो इन होमगार्ड के एनरोलमेंट यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए है। आप ये पूछेंगे सर क्या पुरुषों के लिए है? नहीं, महिलाओं के लिए भी है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जो महिला उस ज़िले की है उसमें अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। जितनी भी सिस्टर्स हैं हमारी, जितने भी हमारे ब्रदर्स हैं, सभी लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यह हाथ से मौका नहीं छूटना चाहिए। यह मौका बार बार नहीं मिलता है। काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली है। देखिए, कोई भी पोस्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, छोटा या बड़ा आप देखेंगे तो आप जॉब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, अब अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, अगर लेवल आप लोगों का अच्छा नहीं है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें सभी जनपद हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो मैं टोटल जनपद के बारे में बताने वाला हूँ। अनारक्षित, रक्षित और पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो आगरा में देखिए, अनारक्षित यानी जनरल में 495 सीट आई है होमगार्ड्स की। अनुसूचित जाति में 258, अनुसूचित जनजाति में 24, अन्य पिछड़ा वर्ग में 332, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। ठीक है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 123 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, तो टोटल रिक्तियों की संख्या है आगरा में 1232। ठीक है, इसी तरह से फिरोजाबाद में देखेंगे 484, मैनपुरी में 383, मथुरा, अलीगढ़, इसके बाद अलीगढ़ में 853, एटा में 329, हाथरस में है 495। यहीं पर देख सकते हैं बरेली, कासगंज, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर 720, इसी तरह मेरठ 688, गाजियाबाद 102, बुलंदशहर 663, बागपत 218, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी। ठीक है, चित्रकूट, इसके बाद देखेंगे हमीरपुर, बांदा, महोबा, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अलग अलग वैकेंसी आई है। ये फतेहगढ़, कन्नौज, औरैया। लखनऊ में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर 1371 पोस्ट है। इसी तरह से आजमगढ़ 867, मऊ में 318, बलिया में 704, सिद्धार्थनगर में 419, संत कबीर नगर, गोरखपुर में है आपका 830,
कुशीनगर में 624, देवरिया में है 667, मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी में देख सकते हैं 1004 पोस्ट पे यह वैकेंसी निकाली गई है। गाजीपुर की बात कर लें तो 693, जौनपुर में 900 है। ठीक है, हमें लगता है कि प्रयागराज में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1219 है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे आएगा आप लोगों का वाराणसी आएगा, इसके बाद जौनपुर, चंदौली। ठीक है, आप जिस ज़िले से हैं उस ज़िले में इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखिए नाम पद रिक्तियों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, तो टोटल जोड़ करके इन्होंने बताया है। भूतपूर्व सैनिक हैं तो 61% उनके, महिलाओं के लिए 246 सीट रिजर्व है, किसी भी कैटेगरी की महिला है उनके लिए 246 यानी 20% वहाँ पर रिजर्व रखा गया है। ठीक है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी है 2% उनको मिलेगा, भूतपूर्व सैनिक है तो 5% उनको छूट मिलने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। ठीक है, आपके हाथ से छूट न जाए इसलिए मैं यह सेशन ले रहा हूँ। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर मैं नहीं कर सकता गार्ड। देखिए कोई भी गार्ड की नौकरी मतलब कह लिए जाए तो बुरी नौकरी नहीं है, बहुत बेस्ट नौकरी है। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा हेडक नहीं लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 30,000 आपको पर मंथ आपके ज़िले में मिलने वाले हैं, तो आप कहीं इधर से उधर मत जाइएगा। जो धरातल की सच्चाई है मैं उसको बताने वाला हूँ, और क्या क्या बेनिफिट्स है मैं उसको आपको लास्ट में बताऊँगा। बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए पात्रता अगर मैं पूछ लेता हूं तो पात्रता देखिए यहाँ पर शारीरिक और मानसिक दोष से युक्त दिव्यांग व्यक्ति ही होमगार्ड्स के पदों को एनरोलमेंट यानी कर सकता है, और बाकी जो दिक्कत है उनको वह नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड्स के पद पर इनरोल। देखिए आपके पास कोई भी कंप्लेन या शिकायत न होना चाहिए गवर्नमेंट के इशू के तहत, यानी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं है जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपकी थी 18/11/2025 में, यानी 18 नवंबर से स्टार्ट था। इसके बाद 17/12 यानी 17/12/2025 टोटल आप लोगों को 1 महीने का टाइम मिला था। ठीक है, 17 दिसंबर तक इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दिया। लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट नहीं, अभी से जा करके आप फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। जब आप लोगों को वीडियो सेशन देखने को मिलता है तो नेक्स्ट में आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि सेम डे है। ठीक है, स्टार्टिंग फॉर्म था 18/11 से और लास्ट फॉर्म है आपका 17/12। ठीक है, जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि आप देख सकते हैं 20 तक कर दिया गया है। अगर आप 17 को भरते हैं तो 20 तक आप आयोजन शुल्क जमा कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना आप लोगों को सबसे पहले अनिवार्य होगा। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है अपने पात्र भरते समय पूर्ण रूप से उत्पन्न न होने अभ्यर्थी अपेक्षा है कि आवेदन पत्र के साथ अपने शैक्षिक आरक्षण के अन्य प्रमाण पत्रों को अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित करें। ठीक है, वीडियो सेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बिल्कुल भी हेसिटेट मत होइएगा, मैं लास्ट तक बताने वाला हूं, तो इसमें आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी आ रहा होगा, और लास्ट में मैं क्या बताऊँगा कि इसमें क्या क्या फ़ायदा है उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, आवेदन शुल्क अगर मैं बात कर लेता हूं तो अगर यहीं पे मैं बात कर लेता हूं, सामान्य व्यक्ति है, EWS है, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी है तो उसके लिए 400 फॉर्म रखा गया है। अनुसूचित जनजाति हेतु अभ्यर्थियों हेतु 300 रुपया शुल्क रखा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इस फॉर्म को ना अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए। राष्ट्रीयता की अगर मैं नेशनलिटी की बात करता हूं तो नेशनलिटी आप लोगों का भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तिब्बती शरणार्थी हो, भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद परंतु यह कोई अभ्यर्थी ग का श्रेणी ग हो तो पात्रता प्रमाण 1 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद शैक्षिक अर्हता देख सकते हैं, होमगार्ड एनरोलमेंट हेतु शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा 10वीं पास। ठीक है, यह सबसे मायने रखता है। अगर कोई न कोई देखिए कोई न कोई 10वीं तो ज़रूर पास होता है, और फॉर्म को अगर आपके पास हाइट विड्थ जो है मैं पूरा बताने वाला हूं, अगर आप 10वीं पास हैं उस एज क्राइटेरिया में आते हैं तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा, कहीं आपसे छूट ना जाए। यह आपको लास्ट चांस, लास्ट मौका मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर अपने जनपद में 30,000 रुपये की नौकरी आप लोगों को मिल रही है तो बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट है। और कोई भी लेवल अगर आप देखेंगे तो एक मिनिमम लेवल से ही आदमी ऊपर तक जाता है। ठीक है,
तो बिल्कुल भी हताश मत होइएगा, फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। मात्र 10वीं पास मांगा गया है। और देखिए इसमें कुछ लोग पूछेंगे सर मैं अपेयरिंग में हूँ, तो अपेयरिंग अभ्यर्थी इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये आपका प्लस पॉइंट है। दूसरा देखिए अधिमानी अहर्ताएँ अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपके पास देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट है, इसमें अगर सी प्रमाण पत्र धारक है वह तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर बी है तो 2 नंबर, ए है तो 1 नंबर, ठीक है, ये आप लोगों को नंबर ऐड होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी ध्यान से। भारत का स्काउट गाइड प्रमाण पत्र धारक है तो 1 अंक उसको भी मिलेंगे, ठीक है। आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को अगर वह अभ्यर्थी है तो उसको 3 अंक पृथक से प्रदान किए जाएंगे, यानी अलग से उसको 3 नंबर और जोड़ने को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर एनसीसी भी है तब भी 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद अलग से आप कोविड में अगर आप हेल्प किए हैं, ठीक है, मित्र प्रशिक्षण है तो आपको 3 नंबर और अलग से, यानी टोटल 6 नंबर हो गए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो 1 नंबर और जुड़ गया, यानी 7 नंबर। सोचिए आपकी मेरिट ऐसे ही बढ़ रही है और तैयारी तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है, तो ये चांस नहीं जाना चाहिए, यह आपकी नौकरी रखी गई है, ठीक है, एक ही पोस्ट तो आप मुझे लेना है बस। होमगार्ड एनरोलमेंट हेतु 1/7/2025 को कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व है और 1/7/2007 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग जाति, अनुसूचित जाति, अन्य श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु छूट भी दिया गया है। अगर सामान्य श्रेणी की मैं बात कर लेता हूं तो यह आपकी सामान्य श्रेणी है 1995 से 2007। इसी तरह से अनुसूचित जाति है 1990 से 2007, यानी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जनजाति SC ST हैं तो 5 साल की, OBC हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, यानी उनको भी 5 वर्ष की छूट इसमें मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी भी आयु है तो उनको 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को मौका मिल रहा है, ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। कैरेक्टर की बात कर लेते हैं तो अभ्यर्थी का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि वह होमगार्ड्स के एनरोल हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो, यानी पूरा बॉडी फिटनेस। देखिए ऐसे ही नहीं होमगार्ड्स कोई बन जाता है यूपी भर्ती में, ठीक है, यूपी पुलिस भर्ती में, उसके लिए भी आप लोगों को दक्षता, रिटेन, फिजिकल सब देना पड़ता है, ठीक है, यह काफ़ी वेरिएबल पोस्ट है, यानी ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एनरोलमेंट की प्रक्रिया अगर मैं देख लगूँ तो 95 यानी 2095 8 के प्रकरण में दिया गया 3/11 से उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका के अधीन किया जाएगा, ठीक है। देखिए अच्छा इसमें रिटेन क्या पूछा जाएगा, रिटेन सबसे महत्वपूर्ण रखता है। ऐसे विद्यार्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे निम्नलिखित, देखिए आवेदन बिल्कुल भी सही और सही जानकारी अपने बारे में देना है, ठीक है, बिल्कुल भी इधर उधर की जानकारी मत दीजिएगा जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अपेक्षा की जाएगी इस लिखित परीक्षा में विषय का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न होगा, यानी बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य अध्ययन के सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल अंक 100 होगा, समय सिर्फ 2 घंटा होगा, ठीक है। आराम से इस फॉर्म को दे सकते हैं अप्लाई करके। बस आप लोगों का प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक के होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी देखा जाए तो 100 प्रश्न 2 घंटे यानी 120 मिनट मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे से आप पेपर कर लेंगे, बस आप लोगों को GK GS देखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में 25% कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट पात्र नहीं होंगे। 25% से कम नहीं अंक लाना है, ठीक है, सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए इतना विशिष्ट जानकारी आप लोगों को कोई नहीं देने वाला है, कहीं भी आप जाइए, मैं एक एक चीज़ को इसमें बताने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन को पढ़ के, ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम पृष्ठ 1 के संलग्न, यानी लिखित परीक्षा 2 घंटे 120 मिनट, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, कुल अंक 100 होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। लिखित परीक्षा उम्मीदवार पत्रक, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, अभ्यर्थियों में से उनमें से 1 विकल्प जो प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हो, ठीक है। माइनस मार्किंग हमें लगता है नहीं है इसमें, अगर होता तो मैं ज़रूर बताया। देखिए गोले आपको भरना है, ऑफलाइन पेपर होगा, नीले काले बाल पॉइंट से भरा जाएगा, ठीक है, चयनित उत्तर के लिए, और विकल्प गोले के लिए भरने के साथ साथ अन्य विकल्प गोले किसी भी प्रकार की मार्किंग रेखा धब्बा बना पाया जाता है तो विकल्प गलत माना जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हाइटनर रबर ब्लेड का प्रयोग वर्जित है, ये आपको नहीं करना है, और एक बार उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी प्रश्न से एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों के रूप से अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के निर्धारित अंक प्रदान
किए जाएंगे। ठीक है, एक से अधिक विकल्प आप लोगों को नहीं चुनना है। किसी भी दशा में एक से अधिक विकल्पों को उत्तर में अंकित करने पर उस प्रश्न के अंक नहीं दिए जाएंगे आपको। ठीक है, एक ही विकल्प चुनना है, 4 में से एक ही विकल्प। OMR 3 प्रतियाँ होंगी, जिसमें मूल प्रति स्कैनिंग, ठीक है, ये लिए पर द्वितीय प्रति पुलिस भर्ती बोर्ड में जाएगा और तीसरी प्रति आप अभ्यर्थी के पास रहेगा, यानी कार्बन कॉपी। ठीक है, आप परीक्षा जरूर दिए होंगे, ये सब जानकारी आप लोगों को मिलेगा। किसी एक जनपद से अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों प्रश्नों के द्वारा संचालित किए जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अंकों के प्रसारणीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कार्यवाही होगा। आप एक ही फॉर्म अपने ज़िले से भरिएगा, इधर उधर फॉर्म मत डालिएगा। ठीक है, प्रश्न पत्र के सभी उत्तर हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है, 2 लैंग्वेज में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, अंग्रेजी और हिंदी में। अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रश्न उत्तर विकल्प मान्य होगा। जो आप लोगों का अंग्रेजी का बहुत सटीक माना जाता है और अंग्रेजी के हिसाब से अगर कोई विकल्प गलत होता है तो उसके अनुसार ही माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखित परीक्षा कुंजी प्रकाशित की जाएगी। उत्तर कुंजी आप लोगों को मिलेगा देखने को। ठीक है, सही उत्तर x निर्धारित अंक, सही प्रश्नों की संख्या। देखिए, इसमें पूछा जाएगा औपबंधिक श्रेष्ठता की सूची। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों को 3.7 से अंकित अर्धम के आधार पर प्राप्त अंकों को जोड़ने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों को जिलावार सूची श्रेणी क्रम में तैयार किया जाएगा। ठीक है, जिलेवार आप लोगों को ये सूची निकलेगी। जनपद रिक्तियों के दृष्टिगत आरक्षण के लिए विभिन्न प्रावधानों के आलोक उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आहूत किया जाएगा। अभ्यर्थियों की निश्चित प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जनपद के उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा। अभिलेखों एवं समीक्षा शारीरिक मानक। देखिए, ये सब निकलने के बाद आप लोगों को शारीरिक मानक परीक्षा या अभिलेख कराया जाएगा। जो डिप्टी कलेक्टर होंगे, जिला पुलिस प्रभारी, जिला विद्यालय निरीक्षक नामित कोई राजपत्रित अधिकारी होगा। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नामित द्वारा चिकित्सा सदस्य होंगे जो आपकी शारीरिक क्षमता का टेस्ट करेंगे। ठीक है, अभिलेखों की समीक्षा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी जानकारियाँ मैंने दे दिया है। शारीरिक मानक अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पुरुष अभ्यर्थियों न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो सामान्य और अन्य पिछड़ा अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर SC कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, सीना की बात कर लेते हैं तो 79 सेंटीमीटर होना बिना फुलाए, और फुला करके 84 होना चाहिए। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर और फुला के 82 सेंटीमीटर। तो टिप्पणी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य आप लोगों को होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ऊंचाई रखी गई है। सामान्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति की महिला है तो 152 सेंटीमीटर। यहीं पर अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर रखी गई है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का वजन होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर हमारी सिस्टर हैं तो उनका वजन कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम से एबव होना चाहिए, उससे डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका मापदंड हो गया। इसके बाद शारीरिक दक्षता के बाद आप देख सकते हैं इसमें शारीरिक दक्षता में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तय करना है, जबकि महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ 16 मिनट में तय। ये सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, महिला और पुरुष के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शारीरिक दक्षता उत्तर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का ये हो जाने के बाद आप लोगों का इसके बाद मेडिकल कराया जाएगा। पहले रिटर्न होगा, इसके बाद फिजिकल होगा, इसके बाद मेडिकल होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट किया जाएगा। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो हम रेलवे SSC का क्विज चला रहे हैं, उसमें जुड़ जाइए। उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को वहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं लॉन्ग सीरीज ला करके आप लोगों को बताता रहूँगा। और मेडिकल कैसा होता है, मैं A1 ग्रेड का सभी चीज़ों को मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ अपने इसी चैनल पर। तो जा कर के वीडियो में ढेर सारी वीडियो पड़ी है, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र आप लोग वगैरह बनवा लीजिएगा। फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे सिस्टर। ठीक है, और यह मौका आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। और सैलरी की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी। इसमें सैलरी आप लोगों को 30,000 आप लोगों को रुपये मिलने वाले हैं। और यहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ क्या क्या सुविधा, देखिए इसमें आपको HRA मिलेगा, TA DA मिलेगा। आपको एक आवास मिलेगा वहाँ पर देखने को। ठीक है, आवास का मतलब यह है कि आपको एक रूम मिलेगा, यानी थाने के अंदर आप लोगों को एक रूम मिलेगा होमगार्ड के लिए।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले नहीं होता था, लेकिन अब उनको हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ ने उसको फिक्स कर दिया है। तो इनसे इनका क्या है कि इनका क्राइटेरिया, क्योंकि ठहरने का स्थान नहीं होता था तो इससे दिक्कत होती थी। तो अब जनपद वाइज में आप लोगों का एक रूम है, आराम से जाकर के ड्यूटी कीजिए, कहीं पर ड्यूटी लगता है। 8 घंटे की शिफ्ट होने वाली है और बाकी भी जो बेनिफिट्स रहेगा। इसके बाद आगे की परीक्षाओं में जैसे आप पुलिस में हैं तो आप लोगों को उसमें छूट मिलने वाली है, यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, ध्यान दीजिएगा। और जो अदर बेनिफिट्स होता है, जैसे उन लोगों को बेनिफिट्स मिलता है, वो सारी बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाली है। एचआरए, डीए सब मिलेगा, ठीक है। ठीक है, सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं सिलेबस में। तो सामान्य ज्ञान में आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति के बारे में जरूर पढ़ें, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस प्रशासन, समसामयिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार, सम्मान, उत्तर प्रदेश की राज्य कल्याणकारी जनमुखी योजनाएं, इन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत, औद्योगिक, ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं और समारोह कौन कौन से हुए हैं, इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो जनरल नॉलेज आप लोगों का यहीं से पूछा जाएगा और बाकी कुछ तो प्रोसेस है नहीं, और अच्छी आप लोगों को सैलरी इसमें मिलने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। और सेशन को अगर पहली बार विजिट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई मज़ेदार टॉपिक के साथ और सेशन के साथ। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और तैयारी में लग जाइए, और जितना हो सकता है मैं उतना प्रयास करता हूँ। देखिए, मैं रेलवे एसएससी जीके का क्विज चला रहा हूँ, वहाँ से आप लोगों को हर चीज़ मिलेगा, ठीक है। 1 नंबर हर सेशन से, 1-1, 2-2 नंबर आप लोगों का फिक्स होने वाला है। तो जाकर के प्लेलिस्ट में उसको पूरा देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पहली बार विजिट किया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।